उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक और नेता फैयाज चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फैयाज चौहान ने आरोप लगाया कि पार्टी में उनकी अनदेखी की जा रही थी और इसी से नाराज होकर उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि फैयाज चौहान को भी अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था, क्योंकि 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के बाद पीटीआई के कई नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है और फैयाज चौहान को भी ऐसा ही लग रहा था कि उनको भी जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने इमरान खान से किनारा कर लिया। हालांकि फैयाज चौहान के मुताबिक उन्होंने पार्टी में अपनी अनदेखी होने से नाराज होकर यह कदम उठाया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं और इसी वजह से उनकी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक पीटीआई के कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। फैयाज चौहान की तरह ही पूर्व मंत्री और इमरान की खास शिरीन मजारी ने भी पीटीआई से इस्तीफा दे दिया, जिसे इमरान खान के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। शिरीन मजारी को 9 मई को हुई हिंसा के बाद 5 बार गिरफ्तार किया गया था। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार की सख्ती से घबराकर ही उन्होंने पीटीआई छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसका इशारा शिरीन मजारी ने कुछ रोज पहले ही कर दिया था, जब 9 मई को हुई हिंसा को उन्होंने गलत बताया था, जबकि इसके पीछे उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ था। हालांकि शिरीन मजारी ने बताया कि वो निजी कारणों से पार्टी छोड़ रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इमरान खान का साथ देकर वो और मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती। इस बीच पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की जेल से रिहा होने के चंद मिनटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि इससे पहले शाह महमूद कुरैशी को 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद कुरैशी ने कोर्ट में एक याचिका दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो आंदोलन करने वालों से दूर रहेंगे, जिस पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन रावलपिंडी की जेल से बाहर निकलते ही उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि वो किसी भी कीमत पर इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं पार्टी में था हूं और इंशाल्लाह रहूंगा। जेल के बाहर से गिरफ्तार करने के बाद शाह महमूद कुरैशी को पुलिस किसी अनजान जगह पर ले गई। मतलब पाकिस्तान की सरकार इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। यही नहीं, शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान खान के खिलाफ ऑपरेशन बैकबोन शुरू किया, जिसके तहत इमरान के करीबियों को उनका साथ छोड़ने के लिए डराया जा रहा है। इसका पता तब चला जब 3 दिन पहले बलूचिस्तान में जमात इस्लामी के अमीर सिराज उल हक पर हुए आत्मघाती हमले का वीडियो सामने आया, जिसे देखने के बाद यह साफ हो गया कि आत्मघाती हमले का मकसद उन्हें मारना नहीं बल्कि डराना था, ताकि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक इमरान खान का साथ छोड़ दें। जो वीडियो सामने आया उसमें सिराजुल हक का काफिला बलूचिस्तान प्रांत की एक सड़क पर खड़ा दिखाई दिया। तभी वहां एक धमाका हुआ, लोगों की भीड़ हटी तो सड़क पर आत्मघाती हमलावर तड़पता नजर आया। आरोप है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने झूठ फैलाया कि हमला आतंकियों ने किया था, जिनका मकसद सिराजुल हक को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान सरकार की पोल खुल गई। इस बीच पाकिस्तान के लाहौर में इमरान खान की कट्टर समर्थक और पूर्व सेना प्रमुख की पोती खदीजा शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि उन्होंने लाहौर के जिन्ना हाउस में हुई आगजनी की साजिश रची थी, जिसके बाद जिन्ना हाउस में हुई आगजनी के मामले में पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख ख्वाजा आसिफ की पोती खदीजा शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। दावा है कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। इससे पहले खदीजा ने कहा था कि वो खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खदीजा शाह एक फैशन डिजाइनर होने के साथ साथ इमरान खान की कट्टर समर्थक भी हैं और इसी वजह से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। ये खबर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद दी, जो इमरान खान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक तरफ पीटीआई धीरे धीरे टूट रही है, वहीं दूसरी तरफ शहबाज सरकार भी पार्टी पर बैन लगाने की तैयारी में है, जिसकी जानकारी खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दी। उन्होंने बयान दिया कि शहबाज सरकार पीटीआई पर बैन लगाने पर विचार कर रही है, क्योंकि 9 मई को जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद पीटीआई समर्थकों ने पाकिस्तान के कई शहरों में जमकर तोड़फोड़ की थी और हिंसा फैलाई, जिसे उनकी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती और यही वजह है कि पीटीआई पर बैन लगाने पर विचार किया जा रहा है। इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके 2 दिन बाद ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल मिल गई थी। उधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी वहां की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश की सरकार ने जानबूझकर खालिदा जिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसके विरोध में खालिदा जिया के समर्थक सड़कों पर उतर आए और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने उन लोगों को हटाने की कोशिश की, जिससे उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ प्रदर्शनकारी तो पुलिस के एक्शन से बचने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों को इस दौरान हिरासत में भी ले लिया गया। इधर महेंद्र सिंह धोनी ने एक सवाल का जवाब देते हुए यह इशारा कर दिया कि वो अगले आईपीएल में भी खेलते नजर आ सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए आईपीएल का आखिरी सीजन हो सकता है।
लेकिन एक रात पहले उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के फाइनल में पहुंचने के बाद जब उनसे अगले आईपीएल के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में सोचने के लिए उनके पास अभी कई महीने बचे हैं। जैसे ही धोनी ने यह बयान दिया, सोशल मीडिया पर उनके समर्थक इसे उनके अगले साल भी सीएसके के लिए खेलने का इशारा बताने लगे। I don't know. I have 8-9 months to decide. धोनी की कप्तानी वाली सीएसके ने क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल 2023 के फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। उधर फ्रांस की मैक्रोन सरकार ने अपने देश में कम दूरी की हवाई यात्राओं पर बैन लगा दिया। फ्रांस की सरकार के मुताबिक यह फैसला उनके देश में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने में मददगार साबित होगा, क्योंकि मैक्रोन सरकार के इस आदेश के मुताबिक अब फ्रांस में उन शहरों के बीच घरेलू उड़ानें चलना बंद हो जाएंगी जहां ट्रेन के जरिए 2.5 घंटे या उससे कम वक्त में पहुंचा जा सकता है। और इस तरह का फैसला लेने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश है। इसके लिए उसने 2021 में कई एनजीओ और पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्थाओं से राय मांगी थी। हालांकि उनका मानना था कि जिन जगहों तक पहुंचने में ट्रेन से 4 घंटे लगते हों वहां तक के लिए फ्लाइट न चलाई जाए, लेकिन फ्रांस की सरकार ने इसके लिए 2.5 घंटे की सीमा तय की। इस बीच इजराइल में नेतन्याहू सरकार के नए बजट के विरोध में हजारों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि लोगों के विरोध के बीच बजट संसद में पास हो गया, लेकिन संसद के बाहर प्रदर्शनकारी इसका विरोध करते रहे और इजराइल में नेतन्याहू के नए बजट पर बखेड़ा खड़ा हो गया। जैसे ही लोगों को इस नए बजट के बारे में जानकारी मिली, वो सड़कों पर उतर आए। यरूशलेम में तो प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया। नया बजट पास न हो इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। वहां के संसद भवन का भी प्रदर्शनकारियों ने घेराव किया। झंडे और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे लोग काफी देर तक नए बजट के विरोध में प्रदर्शन करते रहे, लेकिन संसद में यह बजट पास हो गया, क्योंकि नेतन्याहू यह बजट अपनी गठबंधन सरकार की राह आसान करने के लिए लाए। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने आरोप लगाया कि नए बजट से नेतन्याहू गठबंधन के साथियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए वो नया बजट लेकर आए हैं। असल में इजराइल में पिछले कुछ सालों से सरकार काफी अस्थिर रही है। वहां पिछले 4 साल में कई बार चुनाव हुए। बेनिमिन नेतन्याहू के हाथ से बीच में सत्ता भी छिन गई थी। हालांकि 2022 में हुए चुनाव में नेतन्याहू ने गठबंधन कर सरकार बनाई और तब से लेकर अब तक गठबंधन के भरोसे ही सरकार चल रही है। यही वजह है कि वहां की विपक्षी पार्टियों के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि नेतन्याहू गठबंधन के साथियों को खुश करने के लिए नया बजट लेकर आए हैं, जिसका सीधा फायदा कट्टर यहूदी समुदाय को मिलेगा। इधर द केरला स्टोरी फिल्म की अभिनेत्री अदा शर्मा एक मुश्किल में फंस गई। सोशल मीडिया पर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल लीक हो गई। ये नहीं, अदा शर्मा को धमकी भी दी गई कि उनका नया मोबाइल नंबर भी सोशल मीडिया पर लीक कर दिया जाएगा। हालांकि इंस्टाग्राम पर जिस अकाउंट से अभिनेत्री अदा शर्मा की कॉन्टैक्ट डिटेल लीक हुई, वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अदा शर्मा द केरला स्टोरी फिल्म की रिलीज होने के बाद से ही सुर्खियों में है, क्योंकि द केरला स्टोरी फिल्म के कलाकार कई बार धमकी मिलने की शिकायतें कर चुके हैं। वहीं इस फिल्म की रिलीज को लेकर ही विवाद हो गया था जब पश्चिम बंगाल में फिल्म की स्क्रीनिंग पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर लगे बैन को हटा दिया था। उधर दक्षिण कोरिया ने राजधानी सोल से अंतरिक्ष में भेजे जा रहे एक रॉकेट की लॉन्चिंग उड़ान से कुछ घंटे पहले रद्द कर दी। जानकारी के मुताबिक यह फैसला रॉकेट में आई तकनीकी खराबी की वजह से लिया गया, जिसके बाद लॉन्चिंग के लिए तैयार दक्षिण कोरिया का तीसरा रॉकेट आसमान में उड़ान ही नहीं भर पाया। इस रॉकेट की लॉन्चिंग दक्षिण कोरिया के स्पेस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा मानी जा रही थी, लेकिन उसकी लॉन्चिंग से कुछ घंटे पहले ही खराबी आने की वजह से उसे टालना पड़ा, जिसकी जानकारी देते हुए सरकार ने यह भरोसा दिया कि रॉकेट अगले कुछ दिनों में दोबारा उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। इस दौरान दक्षिण कोरिया ने यह ऐलान भी किया कि वो जल्द ही अपनी एक मिलिट्री सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजेगा ताकि उसके जरिए दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ताइवान पर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। 2 दिन पहले ही G7 की बैठक के बाद बाइडेन ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत करने के संकेत दिए थे और अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि बाइडेन के इस नरम रुख को देखने के बाद चीन ने भी अपने तेवर बदल दिए। उसने न सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया बल्कि अमेरिका के साथ अपने संबंधों को पटरी पर लाने की भी अपील की। जबकि पिछले साल अगस्त से ही ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच ठनी हुई है और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर तब पहुंच गया जब इसी साल की शुरुआत में अमेरिका ने एक चीनी गुब्बारे को मार गिराया था। लेकिन G7 की बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत के संकेत दिए, जिसके बाद चीन ने भी अपने बिगड़े रिश्तों को सुधारने के लिए अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। इस बीच चीन के अमेरिकी कंपनी पर बैन लगाने से अमेरिका बुरी तरह भड़क गया। असल में चीन ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली उसकी एक कंपनी पर अपने आप बैन लगा दिया, लेकिन ये बात अमेरिका को चुभ गई। उसने बिना देरी किए चीन को खरी खोटी सुना दी और सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली उस कंपनी पर बैन लगाने के फैसले का विरोध किया। We believe are not based in fact. 2 दिन पहले ही अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी पर चीन ने बैन लगाया था। चीन के मुताबिक वो कंपनी सुरक्षा के मानकों पर खरी नहीं उतर रही थी। असल में सेमीकंडक्टर चिप के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी काम नहीं कर सकती, क्योंकि इस चिप का इस्तेमाल कंप्यूटर से लेकर घड़ी और कार से लेकर लैपटॉप तक बनाने में किया जाता है। चीन इस चिप का काफी ज्यादा आयात करता है, लेकिन अब जब उसने अमेरिका की उस कंपनी पर बैन लगाया तो ये अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं है।